नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस इस कदर परेशान हो चली है। और जब बात हम परेशानी की कर रहे हैं तो अपना सरोकार विशुद्ध राजनीतिक है, उन मुद्दों और मसलों से नहीं है जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता फंसे हुए हैं। यानी जैसे नेशनल हेराल्ड का ही मामला है। अब इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों के ऊपर आरोप है और इनसे ईडी ने लंबी पूछताछ भी कर ली है, तो हम उस पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। और ना उस पर जिसमें रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं या फिर पी चिदम्बरम का मामला हो या ऐसे ही तमाम मामले जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप है। हम उससे इतर बात इस बात की कर रहे हैं कि 2024 के लिहाज से कांग्रेस ने जो एक ताना बाना बुना और जिसमें एक बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद हुई और उस गठबंधन के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हुई और फिर ये योजना बनी कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो क्या वो जो योजना है उस योजना में कुछ समस्या दिखाई दे रही है, इसलिए कांग्रेस परेशान हो चली है। और देखिए ये सवाल बड़ा है क्योंकि ये जो लोग राजनीति में है वो जानते हैं कि 2 से तीसरी बार अगर आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो पार्टी भी चली जाती है और कार्यकर्ता भी निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये साफ दिखाई देता है कि ये जो नेतृत्व है हमारा उसके अंदर अब वो कुव्वत नहीं रही कि वो वोट दिला सके। इसलिए पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो चाहे कांग्रेस हो या और क्षेत्रीय दल, और खास तौर से जो ये तलाश रहे हैं कि किसी तरीके से 24 में उनकी भी कुछ भूमिका हो, उनके लिए ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं वो संकेत इकोसिस्टम को भी परेशान कर रहा है और वो जो सेकुलर अलंबरदार हैं उनको भी परेशान कर रहा है और कांग्रेस तो परेशानी में डूबी ही हुई है। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में क्या है। देखिए संकेत एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। G20 की सफलता कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और उसकी सीधी वजह है ये कि कांग्रेस जानती है कि ये जो आयोजन हुआ 2 दिवसीय और इसमें जो कूटनीतिक फैसले हुए वो भारत के कद को बहुत बढ़ा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और ये बात जो है इसे नरेंद्र मोदी और भाजपा भुनाएगी चुनाव में, और यह स्वाभाविक है कि कोई भी नेता ऐसा करेगा। क्योंकि देखिए 2 बड़ी घटना हुई है। अभी देखिए राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका पहुंचते हैं, उनसे इस बात पर बात होने लगती कि यूक्रेन क्यों नहीं आया उसमें और रसिया पर इस तरह का सॉफ्ट रुख क्यों रहा। यही हाल ऋषि सुनक के साथ जो है ब्रिटेन में हो रहा है। यानी ये जब अपने अपने देश G20 के जो समृद्धशाली देश है जिन्हें विकसित देश कहा जा रहा है, उनके अगुआ जब अपने देश पहुंच रहे हैं तो वहां उनसे सवाल जवाब हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि भारत में जो डिक्लेरेशन आया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उस पर सर्वसम्मति से बात हुई, सब सहमत हो गए। तो ये बताता है कि किस तरीके का कद कम से कम आर्थिक परिदृश्य में और कूटनीतिक मामलों में भारत का हो चला है। ये बात कांग्रेस को परेशान कर रही है कि इससे उसको नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि पूरी कांग्रेस इस बात में लगी हुई है कि G20 को खारिज कर दिया जाए। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों या कांग्रेस के और दिग्गज नेता हों, वो ये बताने में ज्यादा लगे हुए हैं कि G20 तो खत्म हो गया, आप गरीबी बात कर लो, बेरोजगारी बात कर लो, महंगाई पर बात कर लो, चलिए हो गया जो G20 में होना था। कुछ एक तो ये भी अब कहने लगे हैं कि जो बजट है उस पर चर्चा कर लो, यानी 990 था तो 4100 करोड़ रुपए कैसे हो गया। सब जो बात करना चाह रहे हैं वो उस सफलता पर नहीं बल्कि उसके इतर और मसलों पर, ताकि ये जो उनकी जमीन खिसक रही है उस जमीन पर किसी तरह से पाबंद लगाकर बचाया जा सके। तो एक तो ये सीधा संकेत है कि इस सफलता को ना पचा पाना ये बताता है कि कांग्रेस समझ रही है कि जमीन खिसक रही है। दूसरा आप देखिए कि ये जो G20 में बजट वाला मसला कि 990 था और आपने 4100 करोड़ कर दिया, दरअसल इसके जरिए
ये भ्रष्टाचार वाले मसले को उकेरना और उभारना चाह रहे हैं और उसके जरिए एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार ये दिखा रही है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी और उस मुद्दे पर जो इंडी गठबंधन है वो बहुत पिछड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि गठबंधन के तमाम लोग हैं जिनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। इसमें अगर आप अपवाद मान ले नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, आप एमके स्टालिन को, इन लोगों को अपवाद मान ले, लेकिन इनकी आप देखिए जैसे ममता बनर्जी के भतीजे ही फंसे हुए हैं। फिर एमके स्टालिन अपवाद है, लेकिन उनके जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी वो खुद फंसे हुए हैं। फिर आप अगर जदयू में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन राजद देखिए, नीतीश जी ने तो गठबंधन ही ऐसी पार्टी के साथ किया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो परेशान कर रही हैं, खासतौर से अगर आप कहें तो कांग्रेस को। तो इस लिहाज से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कवायद हुई, वह भी एक तरीके से कुंद होती दिखाई दे रही। हालांकि अडानी वाले मसले को भी उठाकर ये कोशिश हो रही किसी तरह से घेरा जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन उसके बरक्स जब आप इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर गौर करते हैं तो तमाम तरह के आरोपों से वो घिरे हुए दिखाई देते हैं। तो इस वजह से यहां वो कमजोर पड़ते दिखते हैं, नजर आते हैं कि नहीं, आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन आप कहां खड़े हैं। तो ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, उस नैरेटिव में भी ये पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिर एक कोशिश इस बात को लेकर हुई कि किसी तरह से दलित विमर्श गढ़ा जाए, खासतौर से G20 में जो ये डिनर का आयोजन हुआ और उस डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया और फिर उसको लेकर एक दलित विमर्श गढ़ने की कोशिश जरूर हुई। और अब उस कोशिश को आप एक तरह से कहिए कि और हवा दी जा रही है ताकि अब आइए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए। और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के मायने ये है कि यहाँ 80 सीटें हैं, तो इन 80 सीटों पर एक विमर्श तैयार किया जाए ताकि जो यहाँ से रथ निकलता है और वही रथ दिल्ली की कुर्सी को मजबूत करता है, तो उसके लिए यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाया जाए, यहाँ से नीतीश कुमार चुनाव लड़े। हालांकि नीतीश जी हैं नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल नीतीश जी को चुनाव लड़ाया जाए। फिर यहाँ से प्रियंका वाड्रा भी चुनाव लड़े, यहाँ से राहुल गांधी भी चुनाव लड़े। लेकिन क्या ये एक तो जो दलित विमर्श और दूसरा इन सब के चुनाव लड़ने से क्या यहाँ पर कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा? देखिए ये सब तमाम चीजें बुनी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच आप देखिए खबर आती है कि राम मंदिर बन रहा है, वहाँ जो खुदाई हुई, क्योंकि कई चीजें बन रही तो खुदाई हो ही रही है, तो उस दरमियान जो सब अवशेष निकल कर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये प्राचीन मंदिर के अवशेष। अब आप देखिए कि जिस चीज को लेकर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे बड़ा नैरेटिव ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर ही बनने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके इस नैरेटिव का क्या होगा? और आप देखिए किसी तरीका से जो है नॉर्थ ईस्ट में ये लोग जाते हैं और वहां से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो नैरेटिव तो जो त्रिपुरा में चुनाव हुआ उसी चुनाव में औंधे मुंह गिर पड़ता है। तो अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो G20 से नैरेटिव उठा, ये इनको परेशान कर रहा है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार के बहाने एक विमर्श गढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की एक कवायद शुरू हुई, लेकिन वो कवायद भी औंधे मुंह गिरते दिखाई दे रही है। फिर कि उत्तर प्रदेश में एक दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी एक विमर्श गढ़ा जाए और उस विमर्श के जरिए जो है उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। लेकिन इसी बीच मैं और किसी डिटेलिंग पर जाऊं, उससे बड़ी डिटेलिंग यही है कि ये जो प्राचीन अवशेष मिले खुदाई में, वो खुद ही बता रहे हैं कि कितना बड़ा विमर्श जो है वो राम मंदिर से खड़ा हो रहा है। और जनवरी में जिस तरह की बात चल रही कि ना 2024 में खुल जाएगा दर्शन के लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं
कि वो कितनी बड़ी घटना रहेगी हिंदुस्तान के इतिहास में। और वो जो घटना है वो अपने आप में 2024 का पूरा चुनाव बदलने का रुख रखती है। और यही वजह है कि भाजपा कई मामलों में आश्वस्त भी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आश्वस्त का मतलब कि वो लोग सो जा रहे हैं। भाई भाजपा तो कम से कम नरेंद्र मोदी और शाह की अगुवाई वाली 24/7 चुनावी मोड में रहती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ये जो रामलला का मसला है और वो जो मंदिर है, वो उस मंदिर ने बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया है। तो इन लोगों का जो विमर्श है वो उसके सामने गौण पड़ जाता है। तो इस वजह से ये जो 2024 की सियासी लड़ाई है उसमें कांग्रेस और उसका गठबंधन तो नजर आता नहीं है। हाँ, ये जो सीटें हैं कि 225 सीटें जहां पर इनका गठबंधन दिखाई देता है, उन सीटों पर क्या होगा उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो परेशानी है कांग्रेस की, उस परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।